Okay. So I think we are good to go with the session today. So good evening, everyone, and thanks for coming, and thanks a lot for being a part of this webinar today. और आज का टॉपिक वंस अगेन वेरी वेरी कार्डिनल इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, एंड दैट इज आवर क्लासरूम्स. सो शिक्षक और शिष्य के लिए क्लासरूम का क्या महत्व है, ये अब तक तो हम लोग जान चुके हैं, काफ़ी साल बीत चुके हैं क्लासरूम में. तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या कंड्यूसिव क्लासरूम कल्चर क्या होता है, ताकि थोड़ी आसानी हो सके रोज़ क्लासरूम में टाइम बिताने में, कि क्या क्या न्यू न्यू स्ट्रैटेजीज हम लगा सकते हैं, या ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ी सी ब्रशिंग अप हम लोग कर सकते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि क्लासरूम का कल्चर क्या. एक ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है कि हमें क्लासरूम के कल्चर को कंड्यूसिव बनाना है. तो एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करता है टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस में क्लासरूम. और एज स्टूडेंट्स हमने 12 साल बिताए हैं क्लासरूम में स्कूल के, अपनी टीचिंग के करियर में बहुत साल बिताए हैं. तो ये एक ऐसी जगह है जिसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो इसका कल्चर कंड्यूसिव होना हमारे मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर तरीके के हेल्थ के लिए एज टीचर्स बहुत ज़रूरी है. सो क्लासरूम जो होता है, क्या होता है, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस यही होती है. और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड सेटिंग देता है, जहाँ पे हर तरीके की एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं. और ये इनेबल क्या करता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन. आप बच्चों के सामने खड़े होते हैं, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बच्चों के सामने, जहाँ पे हम लोग रियल टाइम फीडबैक बच्चों को दे सकते हैं. सारे नॉलेज का आदान प्रदान, स्किल का डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन का इम्पार्ट होना, गाइडेंस जो बच्चों को हमें देना होता है, सपोर्ट जो देना होता है, जो बच्चों को हम लोग एक पॉटरी की तरह मिट्टी को जो शेप देते हैं वो क्लासरूम में ही देते हैं. तो इसका कल्चर को कैसे हमें कंड्यूसिव बनाना है कि जब हम क्लासरूम में खड़े हों तो हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए अपने नॉलेज का, अपने स्किल का, आगे के फ्यूचर जनरेशन को बनाने के लिए. तो इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं. सो क्लासरूम सर्व करता है क्या, एक फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग अ लर्निंग कम्युनिटी. जो लर्निंग की कम्युनिटी है वो क्लासरूम में ही बनती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे के अंदर ये फीलिंग डालें कि सब बच्चे कनेक्टेड हों, टीचर से भी और आपस में भी और स्कूल से भी. एक फीलिंग ऑफ कनेक्शन हमें क्लासरूम में पैदा करनी है, अगर हमें क्लासरूम को कंड्यूसिव बनाना है. तो हर बच्चा जो आपके क्लास में है, और हम लोग आगे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, मूवीज के एग्जाम्पल से, कि ये सब चीज़ कैसे हो सकती है. सिर्फ ये थियोरेटिकल बात नहीं है, ये बिल्कुल डूएबल है और हम लोग करते हैं और इससे रिजल्ट्स आते हैं. सो स्टूडेंट्स कनेक्टेड फील करें, सपोर्टेड फील करें. कहीं पे भी अगर वो लड़खड़ाएं तो उन्हें पता हो कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, हमारा स्कूल इस चीज़ में हमारे लिए सपोर्ट की तरह खड़ा होगा. एंड दे फील वैल्यूड, कि हमारे हर एक चीज़ का एक वैल्यू है. दो हम लोग शायद एकेडमिकली बहुत आगे नहीं हैं, लेकिन आर्टिस्ट हम अच्छे हैं, ओरेटर हम अच्छे हैं, हम अच्छे इंसान हैं, हमें कंपैशन है. किसी ना किसी तरीके से उनके अंदर वो वैल्यूड फील करें. क्लासरूम की जो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कि वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हमें देता है. अब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हम लोग इफेक्टिवली क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज डाल सकते हैं. कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, वेंटिलेटेड होता है क्लासरूम को, ऐसे बनाया ही जाता है कि काफ़ी सनलाइट उसमें आए, बच्चे को कंसंट्रेशन में दिक्कत ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो. क्वाइट जगह पर होता है. सीबीएसई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, ये उसकी प्रीरिक्विजिट है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो. नॉइज लेवल रेगुलेटेड होता है, लाइटनिंग उसकी अच्छी होती है. ये सब जो बेसिक हमें क्लासरूम में चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्लासरूम में हमारे लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा. ये वी आर बिगनिंग विद द बेसिक्स. सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए. छोटे बच्चे जो हैं वो आगे हैं, लंबे बच्चे पीछे हैं. जो जो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड बच्चे हैं उनको आप किस तरीके से प्लेस करेंगे. तो सिटिंग अरेंजमेंट, अगर स्पेशल नीड्स वाले बच्चे तो उनको आप किधर बिठाएंगे. फिर ये इसका कंट्रोल एनवायरनमेंट जो होता है वो हेल्प करता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है क्लासरूम टीचिंग के लिए. आपके पास बुक्स अवेलेबल है, टीचिंग मटेरियल अवेलेबल है, स्मार्ट टीवी है आपके क्लास में, या आप स्मार्ट क्लास में ले जाते हैं. तो ये क्लासरूम के अलावा टीचिंग लर्निंग को प्रोसेस करने के लिए ये कहीं और अवेलेबल नहीं. ये सारी चीज़ें आपके क्लासरूम में ही अवेलेबल होती हैं, ताकि टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस बिल्कुल सिंक में रहे, एक्सेलरेटेड रहे. और
ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है क्लासरूम का, क्योंकि सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स बच्चे को पता है कि डेजिग्नेटेड पीरियड्स है, अभी मैथ्स होगा, फिर साइंस होगा, फिर इंग्लिश होगा। तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आपको क्लासरूम देता है, और चिल्ड्रन से एक्सपेक्टेड है कि वो फोकस्ड रहेंगे और अकाउंटेबिलिटी लेंगे अपने लर्निंग की। अगर मैथ्स का एक पीरियड हुआ है तो उनको ये अकाउंटेबिलिटी कि मैथ्स के पीरियड के बाद उनको ये चीज पता होनी चाहिए, जो कि क्लासरूम के बाहर आप इस तरीके का माहौल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और जो आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीयर ट्यूटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे देखते हैं कि मेरे ही एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका क्या लर्निंग के ऊपर टेक है, उन्होंने कैसे चैप्टर को समझा, उन्होंने किसी कॉन्सेप्ट को कैसे डिकोड किया। तो वो पीयर ट्यूटरिंग क्लास के बाहर भी हो सकती है, लेकिन जो रिच सोशल डायनेमिक्स क्लासरूम के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं, उसको बाहर रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, हम लोग कितना भी चाहें। सो क्लासरूम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन, इमीडिएट टीचर का सपोर्ट आपको मिलता है। कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं समझ में आता है या किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम से बच्चा गुजर रहा है, तो टीचर इज अवेलेबल, बिल्कुल इमीडिएटली आपके सामने है, कोई भी फीडबैक के लिए, कोई भी डिकोड करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को। सो अगेन, क्लासरूम में क्या होता है, स्पेशली आफ्टर द कमिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब पैसिव लर्निंग से हम लोग एक्टिव लर्निंग पर आ गए हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक टीचर आती थी और लेक्चर मेथड के ही थ्रू हम लोग को पढ़ना था, लेकिन अब क्लासरूम सपोर्ट करता है एक्टिव लर्निंग को, जिसमें बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, वो क्रिटिकली थिंक करना जानता हो, वो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करना जानता हो, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना जानता हो। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर उसके खास हम लोग अब नजर रखते हैं। तो हमें एक क्लासरूम का कल्चर कैसे कंड्यूसिव बनाना है कि ये सारी चीजें आपके क्लासरूम में इजीली हो जाए, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान ना हो, बट कि हम लोग क्रिटिकल थिंकर्स को भी डेवलप कर पाए, बच्चों में लीडरशिप भी डाल पाए, एक्सपीरियंशियल भी करा पाए। तो ये माहौल हम लोग को डेवलप अगर करना है, तो किन किन चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और इसको बिल्कुल एग्जाम्पल से, सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। तो और क्लासरूम में सबसे एक और जो बेनता इंपॉर्टेंट बात जो होती है, वो है कि सोशल एंड कल्चरल लर्निंग भी होती है, क्योंकि तरह तरह के बैकग्राउंड के सेम उम्र के बच्चे क्लास में होते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों का एक्सपोजर बहुत डाइवर्स हो जाता है, उनके पर्सपेक्टिव, नजरिया जो दुनिया को देखने का होता है वो बढ़ता है, उनके वैल्यूज में एडिशन होता है, वो देखते हैं कि हमसे कमतर लोग कम में ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, तो उनमें ग्रैटिट्यूड और टॉलरेंस, एम्पैथी, कल्चरल अवेयरनेस, सब तरीके की चीज, कॉन्कॉक्शन जो हम लोग कभी भी नहीं सिखा सकते हैं आउटसाइड द क्लासरूम, वो क्लासरूम में सीख पाते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट होती है, एक्सेस होता है रिसोर्सेज में, एनवायरनमेंट बिल्कुल रेगुलेटेड होता है। तो क्या होता है, बच्चे को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना ओनली फ्रॉम द टीचर्स बट ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग। और बच्चे को हम लोग नॉलेज तो देते हैं, कोई भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को, तो उस चैप्टर का इंफॉर्मेशन, उस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज तो हम देते ही हैं, बट हम अगर ऑब्जेक्टिव है हमारा कुछ, तो वो हम लोग उसके हिसाब से उसका स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जिससे वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कैसे थ्राइव करेगा। सो क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम उस एनवायरनमेंट को कैसे और कंड्यूसिव बना सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट? सो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें ये हम लोग कुछ प्रीरिक्विजिट्स रखते हैं। सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, अगर बच्चा आपके क्लास में बैठा है तो एक नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच हो उसकी, उसको किसी चीज का डर नहीं हो, किसी फेवरेटिज्म का डर नहीं हो, किसी बायस का कि कुछ बच्चों को शायद फेवर किया जाए और हमें मार्जिनलाइज कर दिया जाए, या कोई बायसनेस हो या कोई बुली हो। बच्चे को बिल्कुल अगर हम लोग अगर पेरेंट्स के हिसाब से भी सोचते हैं, तो हम लोग कभी भी किसी बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं, तो हमारे माइंड में जो सबसे पहली चीज लर्निंग नहीं आती है, सेफ्टी आती है, कि बच्चा सेफ तो रहेगा ना स्कूल में। सो एज टीचर्स ना, ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, जब हम लोग टीचर्स हैं, तो हमें ये देखना है कि हम बच्चे को सबसे पहले सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट करें, क्योंकि जब तक बच्चा सेफ एंड सिक्योर नहीं फील करेगा, कॉग्निशन उसका इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। सो फिजिकल सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी, सोशल सेफ्टी, हर तरीके से बच्चे को ये पता है कि इफ आई एम सिटिंग इन दिस क्लास एंड इफ दिस टीचर इज देयर, आई एम सेफ। द ओनली थिंग दैट शुड बी ऑन माई माइंड इज दैट आई लर्न समथिंग टुडे।
सो वी हैव टू प्रोवाइड अ वेरी वेरी सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या होता है, कुछ आपके क्लास में बहुत एक्सट्रोवर्ट बच्चे होंगे, बहुत ही हावी होने वाले बच्चे होंगे, तो एज एज फैसिलिटेटर्स, एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, हमारी ड्यूटी होती है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, एजुकेशन में इक्विटी लाएं। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो किसी की वॉइस दब जाए या कोई किसी को डोमिनेट कर जाए या इक्वल अपॉर्चुनिटी हम नहीं दे पाए। सो दैट इज वन थिंग कि हमें सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए प्रोवाइड करना है। नाउ सेकंड इज, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज ओपन कम्युनिकेशन। नॉट ओनली इन क्लासरूम बट इन रियल लाइफ वी एडल्ट ऑल्सो नीड अ प्लेटफॉर्म जहां पे हम बिल्कुल ओपनली कम्युनिकेट करें। जहां पे आप देखिएगा कि ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, वहां पे उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, कहीं ना कहीं चीजें अटक जाती हैं। सो अगर हम इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस चाहते हैं बच्चों का, तो हमें बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन, दैट टू क्लासरूम का, क्योंकि रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो कम्युनिकेशन मर्यादा में एंड एकेडमिक से रिलेटेड और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होनी चाहिए, उस तरीके की ओपन कम्युनिकेशन की हमें लीनियंसी देनी पड़ेगी, ताकि बच्चे क्लैरिफिकेशन, इफ दे आर स्टक समवेयर, दे आर एबल टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द एजुकेटर, दे आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस। और आप अगर देखिए किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन में भी अगर आप क्वेश्चंस पूछने का उसमें लीनियंसी नहीं है, या क्लैरिफिकेशन पूछने क्लियर करने की अगर उसमें लीनियंसी नहीं है, तो कोई भी कभी भी कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है, कोई भी डिबेट नहीं हो सकता है, लीव बिहाइंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सो ओपन कम्युनिकेशन क्लास में होना जरूरी है, वेर एवर द चाइल्ड इज स्टक। और जो भी क्लास में कॉन्सेप्ट किए जा रहे हैं वो बच्चा बिल्कुल आराम से आकर के उसके ऊपर वो क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस, डाउट्स अपने क्लियर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंड्यूसिव कल्चर क्रिएट करने में। उससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इनहेंस होती है, क्योंकि अब बच्चा जो है वो अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पा रहा है, और अपने आइडियाज को शेयर कर पा रहा है, कोलैबोरेट कर पा रहा है अपने पीयर्स के साथ, सोल्यूशन पे काम कर पा रहा है, और जो भी चैलेंजेस उसके एकेडमिक टास्क में आ रहे हैं वो उसमें उसको सुलझा पा रहा है, क्योंकि वो ओपनली कम्युनिकेट कर रहा है उस चीज को। फिर क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन अगर आपके क्लासरूम में बच्चे करते हैं और आप ये फैसिलिटेट करते हैं, सो सोशल एंड इमोशनल स्किल्स बच्चों के डेवलप करते हैं, क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट के बीच का डिफरेंस समझता है, और एक्टिव लिसनिंग में पार्टिसिपेट करता है, एम्पैथी उसको समझ में आती है और लोगों की बात सुन के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है। अगर जब तक आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का चांसेस होते हैं आपके क्लासरूम। आप देखेंगे कि स्पेशली व्हेन यू डीलिंग विद टीनेजर्स, तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, जिससे आपकी क्लासरूम टीचिंग बहुत हिंडर होती है। सो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व तभी हो सकती है जब आप ओपन कम्युनिकेशन आपकी क्लास में हो, और यू आर एबल टू क्लैरिफाई नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर डाउट्स बट अदर डाउट्स जो कि आपके एकेडमिक चैलेंजेस में बाधा, आपके एकेडमिकली आपको चैलेंज कर रही है। और जब बच्चे कम्युनिकेट इफेक्टिवली करते हैं तो वो दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। नहीं तो आप अजम्पशन और मिसकंसेप्शन में ही फंसे रह जाते हैं। जब ओपन कम्युनिकेशन होता है तो बच्चों को समझ में आता है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, और इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो बच्चों की स्कूल में ही डेवलप होती है। यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन से जो एक पिक्चर का एग्जाम्पल हमने दिया, एक मूवी का, आप लोग सबने देखी होगी ये मूवी, अगर नहीं देखी है तो एज टीचर जरूर देखनी चाहिए, द मूवी ब्लैक। तो और इसमें हमारे लीड रोल्स में थे रानी मुखर्जी एंड अमिताभ बच्चन। और रानी मुखर्जी इस मूवी में जिनका नाम मिशेल मैकनेली था, वो डेफ एंड डम एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में एक इलनेस से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से शी बिकेम डेफ एंड डम, और उनकी जिंदगी जो थी बिल्कुल डार्क एंड आइसोलेटेड थी, इसीलिए इस मूवी का नाम ब्लैक था, और उनको एक विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल में डाला गया था। यहाँ ओपन कम्युनिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका एक बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है इस मूवी में। उनको इनरोल किया गया एक स्कूल में जिस जो विजुअली इम्पेयर्ड था इस मूवी में, और वहां पे ये अपने टीचर से मिलती हैं, अमिताभ बच्चन से, जिनका नाम देवराज सहाय होता है। जिन्होंने भी ये मूवी देखी है वो समझ सकते हैं कि ये मूवी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, एक मार्क है, एक टीचर और स्टूडेंट के लाइफ में ओपन कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट मोमेंट होता है, जहाँ पे जो जो टीचर होता है वो रियलाइज करता है कि जो मिशेल है, जो रानी मुखर्जी ने रोल प्ले किया है, वो सिर्फ फिजिकली डिजेबल्ड नहीं है, बट
एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है, मगर किसी ने भी उसके इमोशनल ट्रॉमा को नहीं अभी तक आइडेंटिफाई किया है। सबको ये लगता है कि दैट शी इज फिजिकली डिसेबल्ड और शी इज विजुअली इम्पेयर्ड, बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम उसके साथ है वो है इमोशनल ट्रॉमा। बचपन में उनके साथ कुछ बहुत खराब ट्रॉमा हुआ था, इनर टर्मोइल हुआ था, जिससे वो बाहर निकल के नहीं आ पाई। लेकिन इसको किसी ने, उसके माँ बाप ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया और उसको सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड, डेफ एंड डम समझा। लेकिन जब टीचर स्टूडेंट के करीब आता है, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करता है, और एक डेफ और डम के साथ कैसे ओपन कम्युनिकेशन किया जाता है ये ब्लैक मूवी आपको बताएगी, तो उनको ये पता चलता है कि इसने ये बहुत ज्यादा अपने बचपन के इवेंट से हॉन्टेड है, और इसने सारी मेमोरीज जो उसकी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट थी चाइल्डहुड को, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। और उस ब्लॉकेट की वजह से ज्यादा परेशानी है बजाय डेफ एंड डम होने के। तो ओपन कम्युनिकेशन किया इसमें, टीचर ने स्टूडेंट के साथ अनकन्वेंशनल टीचिंग मेथड लगाया, जिससे अमिताभ बच्चन ने जो अपनी स्टूडेंट थी रानी मुखर्जी, उनको कन्फ्रंट कराया अपने पास से, टू ओवरकम हर फियर्स थ्रू वेरियस वेज विच यू कैन विटनेस इन द मूवी। और साइन लैंग्वेज, टैक्टाइल एक्सप्रेशंस, ब्रेल के सिस्टम से, सेंसरी एक्टिविटीज से, जिसमें एक सीन में आप देखेंगे कि कैसे ही इज टीचिंग हर टू से वाटर, ठीक है, सेंसरी एक्टिविटीज से। और जितने भी पेंट अप इमोशंस थे जो रानी मुखर्जी जो फेस कर रही हैं इस मूवी में, उसको हीलिंग मिलती है ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ अ टीचर। तो ये तो एक बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि डेफ एंड डम विजुअली इम्पेयर्ड इंसान के साथ आप ओपन कम्युनिकेशन करते हैं तो रिजल्ट्स निकल के आते हैं। सो बट वी आर नॉट डीलिंग विद एनी डेफ एंड डम और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो उतना ओपन कम्युनिकेशन तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे ही मूवी में मिशेल जो है वो शी लर्न्स टू communicate through ways, she undergoes a remarkable transformation, वो उनका remarkable transformation होता है, and she gains a lot of confidence, self awareness और एक self of belonging with the world उनको होती है कि she is not, her world is no more black, dark and isolated, she is very much a part of this world। तो वो connect जो होता है ना कि ये दुनिया मेरे लिए strange नहीं है, I am a part of it, I am accepted, I am supported and I am valued। तो ये जो अनडिटर्ड बिलीफ था टीचर का मिशेल के पोटेंशियल में और उसके डेडिकेशन में, कि जो ओपन कम्युनिकेशन इन द क्लास, वो उस स्टूडेंट को सेव किया फ्रॉम अ लाइफ ऑफ आइसोलेशन एंड डिस्पेयर। सो ओपन कम्युनिकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट, और दिस इज जस्ट वन एक्सट्रीम केस। और हम लोगों को किसी एक्सट्रीम केस से नहीं, वी आर जस्ट डीलिंग विद जनरल किड्स। सो ब्लैक इज वन एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल जो कि एक कंड्यूसिव कल्चर को स्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट है, इज सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस। हम लोग फेलियर्स को बहुत हाईलाइट करते हैं बच्चों के, बट सक्सेस का सेलिब्रेशन, छोटे सक्सेस हो या बड़े सक्सेस हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप साइकोलॉजी अगर समझें तो सक्सेस का सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है टू गेट मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। बट हम लोग फेलियर्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि बच्चा उसी के उधेड़ बुन में फंस जाता है। तो सेलिब्रेट, अगर कंड्यूसिव क्लासरूम कल्चर क्रिएट करना है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों के सक्सेस को भी सेलिब्रेट करें, नो मैटर हाउ स्मॉल द सक्सेस इज। इससे क्या होता है, बच्चों के वैलिडेशन होता है एफर्ट में और अचीवमेंट में। जब एक स्टूडेंट के सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका वैलिडेशन होता है कि भैया जो तुमने एफर्ट डाला, डेडिकेशन किया, हार्ड वर्क किया, उसको आई हैव एक्नॉलेज्ड। सो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब होता है तो बच्चा दोबारा वो करने के लिए करता है। उससे क्या होता है, बच्चे का एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में है कि हम लोग बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट कर पाए, बिकॉज दैट इमेज लास्ट फॉर लाइफ टाइम। सो पॉजिटिव सेल्फ इमेज हो और रीइंफोर्स इस बिलीव का कि उनके एक्शंस को हम टीचर्स ने वैल्यू किया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक अंदरूनी मोटिवेशन, जो हम लोग ने पास्ट बहुत सारी ट्रेनिंग्स में इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर बात की है। बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे अंदरूनी मोटिवेटेड होते हैं, उनको कोई रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती है। तो जब हम किसी के हार्डवर्क को, एफर्ट को प्रेस करते हैं, तो एक बच्चे के अंदर जॉय और जो फुलफिलमेंट आती है अकॉम्प्लिशमेंट की, वो इंगेज करते हैं अपने आप को इंट्रिंसिकली, कि वो अंदरूनी तौर से मोटिवेटेड होते हैं टू डू मोर वर्क। फिर उनको किसी एक्सटर्नल अवार्ड, रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती है, उनका मोटिवेशन रीइंफोर्स हो जाता है इंटरनली, और उनके इमोशनल वेलबींग में हेल्प करता है। कोई भी जो
पॉजिटिव इमोशंस जो सक्सेस या सेलिब्रेशन के साथ आती है, जैसे कि जॉय, कि आई वाज एबल टू डू इट, या गर्व की जो फीलिंग आती है कि आई वाज एबल टू डू इट, जो प्राइड की फीलिंग आती है, ग्रैटिट्यूड, अमंग सो मेनी पीपल आई वाज एबल टू डू इट, या सेटिस्फैक्शन की फील आती है, वो क्या करता है बच्चों में साइकोलॉजिकल रिजिलियंस प्रमोट करता है। साइकोलॉजिकल रिजिलियंस क्या होती है, वो एक बफर की तरह काम करता है। अगर कोई और स्ट्रेस भी आ जाए, कोई एंजाइटी भी आ जाए, या डिप्रेशन भी आ जाए लाइफ में, तो वो सक्सेस का जो आपको इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल रिजिलियंस मिला है, वो बफर की तरह काम करेगा, वो उस चीज को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को भरेगा। वो इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग रिजिलियंस आपके अंदर बिल्ड हो जाती है, यू आर एबल टू टैकल द नेगेटिव फीलिंग्स इज वेल। सो रिकॉग्नाइज करना और सेलिब्रेट करना बच्चों के अचीवमेंट को हेल्प करता है उनको स्ट्राइव टू एक्सेलेंस, और भी करेंगे वो, और अपनी बाउंड्रीज को और पुश करेंगे। अभी इतने में इतना किया है, तो वो और भी अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं और अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं कि वो एकेडमिकली और भी थ्राइव करें, सोशली और भी थ्राइव करें, और इमोशनली वो बहुत ज्यादा रिजिलियंट होते हैं अगर हम बच्चों के सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर एक्सपेक्टेशन। बच्चों में बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी होती है कि उनको, हमें लगता है कि दे नो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, बट बच्चों को बहुत बार अपनी एक्सपेक्टेशंस पता नहीं होती। तो बच्चों को क्लासरूम को अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बताना है, तो शुरू में ही आपको क्लियर करना होगा कि क्लियर एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है। और ये चाइल्ड की साइकी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट स्टैब्लिशेस स्ट्रक्चर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। बच्चों को ये पता रहता है कि उनको, उनसे उन व्हाट इज प्रिडिक्ट, what is predicted, what is expected, and एक स्ट्रक्चर उनको मिलता है। तो सो व्हेन स्टूडेंट्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, यानी कि बिहेवियर उनका क्या होना चाहिए, आने पे ग्रीट करना है, बैठना है, कब क्या करना है, क्लासरूम की उनकी रूटीन क्या है, एकेडमिक उनका स्टैंडर्ड्स क्या है, तो उनको ज्यादा सिक्योर फील होता है। दे नो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, देन यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सो उनको अपने सराउंडिंग को नेविगेट करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। सो वी हैव टू सेट दोस एक्सपेक्टेशंस वेरी वेरी क्लियरली इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास। आप विजन बोर्ड बना के करें, आप उसको रूटीन के फॉर्म में बताएं, जैसे भी ओरली बताएं, बट दे शुड नो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। और क्या होता है उससे, क्या बच्चों में ज्यादा एंजाइटी और अनसर्टेनिटी नहीं होती है, वो लॉस्ट नहीं लगते हैं। सो व्हेन स्टूडेंट्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, वो फोकस ज्यादा कर पाते हैं अपनी एनर्जी को लर्निंग पे और ग्रोथ पे, ना कि इस बात पे उनका ज्यादा डर नहीं रहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, वैसा नहीं किया तो क्या होगा, टीचर क्या चाहती है पता नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। इस तरह की कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी उनको। पोटेंशियल जो कॉन्सिक्वेंसेज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उसके ऊपर उनको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो प्लीज टेल देम व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, कि दिस, आई एम योर टीचर एंड दीज थिंग्स, दीज आर द प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड, एंड ये एट एनी कॉस्ट इसमें टैम्परिंग नहीं हो सकती है। और जो हम लोग जब क्लियर एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चों को एम्पावरमेंट मिलता है, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी सही होते हैं, वो अपने लिए सेल्फ एडवोकेसी भी बेहतर कर पाते हैं। क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए, तुरंत आपसे वो पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा क्योंकि उनको पता है कि ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, तो कोई भी डाउट होगा, दे विल कम टू यू, दे विल आस्क क्वेश्चंस, एंड दे विल एक्सप्रेस देयर कंसर्न, फॉस्टरिंग, क्या होगा ये फॉस्टर करेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। And the last point is emphasis on social emotional learning, very underrated, but now post NEP this is coming up very very fast, कि cognition पे हमारा बहुत ज्यादा ध्यान था पहले, cognition पे, the acronym I always say the CAP, the cognitive affective and psychomotor, but अब SEL पे बहुत ज्यादा ध्यान है, social emotional learning। कोई भी बच्चा सोशली इमोशनली अगर नहीं अच्छा फील कर रहा है, कॉग्निशन पे उसका क्लच कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा। सो हमें अगर कंड्यूसिव क्लासरूम कल्चर बनाना है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चा सोशली एंड इमोशनली जो है वो बिल्कुल साउंड हो, आपकी क्लास में सेफ फील कर रहा हो। द ओनली कंसर्न दैट चाइल्ड हैज, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन, आई हैव टू अपस्किल माई सेल्फ, और लर्निंग उसका एजेंडा हो माइंड में, ना कि किसी खौफ में, किसी डर में, किसी बुली में वो बैठा हो। सो
इससे क्या होता है, बच्चे को अगर आप हम लोग सोशल इमोशनल लर्निंग पे काम करते हैं, मेडिटेट कराते हैं, एफर्मेशन कराते हैं, बच्चों के से पर्सनल एक रैपो बिल्ड करते हैं, तो क्या होता है, बच्चा अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करता है, मैनेज करना जानता है, उसे पता है कि इमोशंस को साइड में रख के अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, उसको रेगुलेशन पता चल जाता है। जिससे क्या होता है, उसकी एंजाइटी लेवल्स, अभी परीक्षा पे चर्चा इतना ज्यादा रैम्पेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों में इतनी ज्यादा एंजाइटी है और स्ट्रेस है कि वो एग्जामिनेशन के इट्स नो मोर लर्निंग, इट्स मोर ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। सो रिड्यूस स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे क्या होता है, बच्चा लर्निंग पे फोकस करता है और परेशान कम रहता है। और स्टूडेंट्स की एबिलिटी टू बाउंस बैक, अगर अच्छा नहीं आया टेस्ट में या किसी के साथ कोई परेशानी हो गई, कोई सेटबैक हो गया, तो उसको परसिवरेंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस भी पता होती है व्हेन वी डू focus on SEL. Now, again, I will go back to this movie, तारे जमीन पर। ये सबने हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं सेशंस में। तारे जमीन पर एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी है फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। सो तारे जमीन पर सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ अ कंड्यूसिव क्लासरूम कल्चर। आई थिंक कि सबने देखी होगी ये मूवी, नहीं देखी तो जरूर देखिए। और ये ट्रांसफॉर्मेटिव जो इम्पैक्ट होता है ना, एक डेडिकेटेड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का, ये मूवी में हाईलाइट किया है। तो हम लोग इस मूवी के जरिए क्या क्या इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती है टू क्रिएट अ कंड्यूसिव क्लासरूम कल्चर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मूवी क्या हाईलाइट करती है कि रिकॉग्नाइज करना है और अकोमोडेट करना है डाइवर्स लर्निंग नीड्स वाले स्टूडेंट्स को। क्योंकि यहाँ पे एक मूवी में आपने देखा एक बच्चा है जिसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया। तो उसकी इंक्लूसिविटी कैसे होने से कैसे क्लासरूम का कल्चर बदलता है। अगेन दिस इज एन एक्सट्रीम केस, बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है, बट अगर थोड़ा भी लर्निंग डिसेबिलिटी या स्लो लर्नर है या पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बहुत सी एनालॉजी हम लोग इस केस स्टडी से समझ सकते हैं। और क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की लाइफ में, जिससे बच्चा एकेडमिकली भी थ्राइव कर सकता है और इमोशनली भी थ्राइव कर सकता है। यहाँ पे एक कहानी है छोटे से बच्चे की, डिसलेक्सिया जिसको है, ईशान अवस्थी की। और वो एकेडमिक्स में सफ़र करता है और चैलेंजेस जिनको स्टोरी नहीं पता है और फेस करता है चैलेंजेस। क्योंकि ये बच्चा क्यों फेस कर रहा है सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग में बैठा हुआ है और उसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। लेकिन उसके लाइफ में सब कुछ क्रैश कर रहा है, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं कुछ भी। उसको क्लास 3 में आ गया है, उसको बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी नहीं पता है, और द वर्ल्ड हैज गिवन अपॉन हिम। तो उसमें क्या होता है, बट उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न आता है जब उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है एंड ही मीट्स हिज टीचर निकुम, जो इस बच्चे के आर्टिस्टिक टैलेंट को पहचानता है, यूनिक पर्सपेक्टिव को पहचानता है और इसके हिडन जो जो इसकी पोटेंशियल है उसको पहचानता है। और क्या होता है कि एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच इस बच्चे को मिलती है। अगेन दिस इज एन एक्सट्रीम केस, बट वी कैन ऑलवेज ड्राइव एनोलॉजी जब जहां जहां पे हम लोग फिट इन कर सकते हैं इस तरीके की मेथडोलॉजी को। और उनको जो उस टीचर को समझ में आता है कि ईशान के स्ट्रगल्स क्या हैं, और बहुत पेशेंस के साथ, इनकरेजमेंट के साथ और सपोर्ट के साथ ही मूव्स फॉरवर्ड विद ईशान। और जो टीचर होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं जो क्लासरूम को इन अ नर्चरिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, जहाँ पे ईशान को फील होता है कि ही इज एक्सेप्टेड, ही इज वैल्यूड एंड ही इज अंडरस्टूड। और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज जो होते हैं वो टीचर को एंगेज करते हैं, जिससे ईशान का जो ट्रस्ट है वो वापस आए दुनिया में। क्योंकि ईशान का जो ट्रस्ट था वो खत्म हो चुका था कि किसी पे भी वो ट्रस्ट अब नहीं कर सकता था। तो सबसे पहले जो इस टीचर ने किया वो था टू टेक ईशान इंटरेस्ट। फिर उसको ईशान के इंटरेस्ट के हिसाब से उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश की। ये समझ में आ चुका था ही इज एन आर्टिस्ट, तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सबसे बड़ा जो उसका स्ट्रेंथ था उसको ही सबने खत्म कर दिया था। ही स्टॉप्ड पेंटिंग। तो उसके इंटरेस्ट को पकड़ के आइडेंटिफाई करके उन्होंने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और थ्रू द और टीचर के गाइडेंस और मेंटोरशिप से ईशान लर्न करता है कि ऑब्स्टिकल्स को कैसे रोजमर्रा के तौर पे दिन ब दिन कैसे करना है, अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे एम्ब्रेस करना है, और अपने एकेडमिक्स और आर्ट्स दोनों में कैसे एक्सेल करना है। तो तारे जमीन पर इज अ मूवी दैट celebrates the power of a conducive classroom culture, और ट्रांसफॉर्मेटिव
इम्पैक्ट क्या हो सकता है एक डेडिकेटेड टीचर का, और उस रिलेशनशिप का कितना इम्पोर्टेंस। हम लोग जब क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासरूम कल्चर के लिए कंड्यूसिव है वो है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है। एक हम लोग किसी की बात तभी मानते हैं जब हमें वो इंसान पसंद हो, आपका उसके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत सॉलिड हो। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीचर है, उसका रिलेशनशिप, उसने पहले ट्रस्ट, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉन्फिडेंस और फिर सेल्फ एस्टीम पे काम किया। और डाइवर्स लर्निंग नीड्स के बच्चों को एक अकोमोडेट करने की बात की, सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी की के बेस पर बच्चा एट लास्ट अगर आप मूवी में देखेंगे तो इमोशनली अपने आप को संभाल पाया एंड एकेडमिकली उसने अच्छा करना शुरू किया। सो तारे ज़मीन पर इज अनदर वेरी बिग एग्जाम्पल जहाँ पे कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंक्लूसिविटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन के ऊपर हम देखते हैं। अब इस मूवी से हम लोगों ने कुछ कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज रखी है अपने पीपीटी में, व्हाट ऑल वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। जस्ट अ मिनट। सो इस मूवी में क्या किया था, आमिर खान ने इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस रखे थे क्योंकि ही वाज सफरिंग विद डिसलेक्सिया। तो इनको जरूरत थी काफी इंडिविजुअलाइज, टेलर, अगर आपने मूवी देखा है तो टेलर्ड इंस्ट्रक्शन की, पेस स्लो था। इसमें एक सीन है जहां पे आमिर खान कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को छोड़ दिया जाए, आई एम वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स। सो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है। फिर है विजुअल लर्निंग, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वैक की, तो विजुअल लर्नर था, तो यूजिंग पिक्चर्स, ड्राइंग्स एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बच्चे को सिखाया जा रहा है। डिसलेक्सिक बच्चा जो कि एक बहुत बड़ी लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको विजुअल लर्निंग के थ्रू कॉन्सेप्ट को डिकोड कराना। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जहाँ पे आप देखेंगे क्ले से दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, जिसे क्ले के जिसको हम लोग टैक्टाइल एक्सप्रेशंस कहते हैं, उसके थ्रू कुछ बच्चे को समझ में आ जाए। मल्टी सेंसरी अप्रोच, जो कि हम लोग ने मूवी ब्लैक में भी देखा है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच से टीचर बच्चे को कैसे सिखा रहे हैं, काइनेस्थेटिक कैसे सिखा रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट, अगेन एज आई सेड, सोशल इमोशनल सपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो सपोर्ट ये था, जो बच्चे ने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था दुनिया से, उसने ट्रस्ट करना शुरू किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज टीचर, और इमोशनल सपोर्ट मिला, और उसका वापस जब ट्रस्ट हुआ तो कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ एस्टीम वापस आया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आया, और अफर्मेशन आया कि आई आई हैव सम वैल्यू इन मी। नहीं तो एक लाइफ ट्रैजिक डेथ हो जाती उस लाइफ की। और क्योंकि इस मूवी में एक सीन भी है कि हम लोग एक पेड़ को एक जगह पे इतनी गाली देते हैं कि वो पेड़ मुरझा जाता है। तो हम लोग बच्चे को इतना ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको रिब्यूक कर रहे हैं कि वो भी एक पॉइंट के बाद कोलैप्स कर जाएगा एंड लाइफ विल कम टू एन एंड। फिर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस की इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू आमिर खान इसमें सिखा रहे हैं। फ्लेक्सिबल असेसमेंट, इनको ट्रेडिशनल असेसमेंट इवैल्यूएशन के हिसाब से बच्चे को कुछ दिन तक ना करें, बट ऑल द टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड इन दिस मूवी। फिर इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात की जा रही है कि लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे एक्सेप्ट करना है, उसको एम्पैथी देनी है, रिस्पेक्ट देना है, एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। सारे बच्चों को सेंसिटाइज करना है कि दिस चाइल्ड हैज कम विद लर्निंग डिसेबिलिटी, और इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, आपने देखा होगा कि लास्ट सीन इस मूवी में है जहाँ पे सारा पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, इट्स कोलैबोरेटिव, जहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा उस बच्चे को जो कि बहुत बुरे फेस से गुजर रहा है। एंड लास्ट इज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे, क्योंकि इट्स एन एक्सट्रीम केस, दिस मूवी इज टॉकिंग अबाउट डिसलेक्सिया, जहाँ पे बहुत बहुत बड़ी लर्निंग डिसेबिलिटी से बच्चा सफर कर रहा है, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है हर मोड़ पर, और कोलैबोरेशन, ताकि रिकॉग्नाइज किया जाए कि फैमिली सपोर्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के केस में। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल मूवी एंड दिस इज अ केस स्टडी जिससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। The another example that I have taken again from a movie is from Hitchki. मूवी से अगेन काफी दिन तक इम्प्रिंट रहता है हमारे माइंड पे कोई भी इवेंट। सो इसमें क्या होता है, इसमें टीचर को टॉरेट सिंड्रोम रहता है, जैसे शी इज रिपीटेटिव, उनके एक्सप्रेशंस रहते हैं, हैंड मूवमेंट्स रहते हैं। तो वो भी जब मूवी में आती है, रानी मुखर्जी, अगर जिसने भी हिचकी देखी होगी तो उनको भी वेरी वेरी क्विकली वी विल टेक हिचकी, तो उनको भी बहुत स्केप्टिसिज्म से देखा जाता है कि शी वोंट बी एबल टू डू इट, बट उनको उनको भी बहुत ज्यादा डेडिकेशन था, पैशन था एजुकेशन के लिए। तो वो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, एम्पैथी एंड पेशेंस से कनेक्ट कर पाती हैं अपने स्टूडेंट्स से, और हेल्प करती हैं एकेडमिक एंड पर्सनल स्ट्रगल्स को। सो एंड नैना ट्रांसफॉर्म्स
her class, into a very supportive and inclusive environment where each student feels valued, empowered, and through her dedication, अपने dedication और perseverance से बच्चों में को इंस्पायर करती हैं कि चाहे कितनी भी कमी हो इंसान में, अगर उसको अपने पोटेंशियल पे यकीन है तो वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, एंड दे वी कैन स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस. सो देयर इज नो स्टॉपिंग. अगर आपका माइंडसेट है कि नोबडी कैन स्टॉप यू, तो कोई भी सिंड्रोम हो, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, द स्काई इज द लिमिट फॉर यू, और आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कैन कम ट्रू. सो एक हिचकी एक ऐसी मूवी है जो पावर ऑफ एजुकेशन को सेलिब्रेट करती है, रेजिलियंस को सेलिब्रेट करती है, ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट को सेलिब्रेट करती है. अगर अगर कोई टीचर डिटरमिन्ड है और बिलीव करता है कि मेरा बच्चे में ये कैपेबिलिटी और वो ये कर सकता है, so personal growth, academic success, and social change can come with it. So that is the power of a teacher and a conducive classroom environment. Now, why is conducive classroom important? क्यों important है आज के दौर में, especially after the coming of NEP? Conducive classroom culture क्यों important है? Very shortly, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इतने सारे एग्जाम्पल्स से हमें ये समझ में आया कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस एनहांस होंगे. जाहिर सी बात है, अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा तो वट एवर यूर लर्निंग वो एनहांस होगा. बच्चा मोटिवेटेड फील करेगा कि आई एम वैल्यूड, आई एम एक्सेप्टेड, आई एम सपोर्टेड. अगर हम कहीं लड़खड़ा भी जाएंगे, सो आई हैव द रिक्वायर्ड सपोर्ट. इम्प्रूव होता है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, जो कि हमने कहा कि जब तक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा, स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा, कंड्यूसिव कल्चर हम लोग नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं. आजकल के बच्चे स्ट्रेस और एंजाइटी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. तो अगर बच्चे को पता है कि इस क्लासरूम में हम अगर जाते हैं तो यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑल आई गेट इज सपोर्ट, ऑल आई गेट इज वैल्यू एंड एक्सेप्टेंस, तो बहुत एंजाइटी में रिडक्शन आएगा. वहाँ पे कोई जजमेंट का, वहाँ किसी तनाव का उनको फील नहीं आएगा. फिर है कि रिस्क टेकिंग. जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ा रहता है, आपको पता है कि पीपल विल ऑलवेज सपोर्ट यू, रिस्क आप ले पाते हैं, और रिस्क से ही इनोवेशन होता है. सक्सेस भी रिस्क से ही आता है. कंफर्ट जोन में इनोवेशन नहीं होता है. बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है इन अ कंड्यूसिव क्लासरूम. अगर हम लोग अपने बचपन की बात सोचें तो आप ये देखिए कि क्लासरूम जहाँ बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तक, जरूर 1 to 12th में कोई ना कोई क्लास जरूर ऐसी हुई होगी जो आपको अभी तक याद होगी कि उस क्लास में बहुत मजा आया था, बिकॉज द टीचर वॉज वेरी गुड. शी अलाउड अस टू बी स्टूडेंट्स, शी अलाउड अस टू इंजॉय लर्निंग. वो अभी भी आपको याद होगा. सो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आपका होता है. ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट तभी होती है व्हेन यू एंजॉय लर्निंग. और क्या होता है व्हेन यू एंजॉय लर्निंग, व्हेन द डिजायर्ड रिजल्ट्स कम आउट एंड यू आर हैप्पी, तो टीचर्स को भी सेटिस्फैक्शन होता है. और जो अल्टीमेट हमारा जो टारगेट है कि हमें कंड्यूसिव लर्निंग कल्चर क्यों क्रिएट करना है क्लासरूम में, इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर सक्सेस. ये जो स्कूलिंग का जो अल्टीमेट एजेंडा है कि वी हैव टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर, फॉर अ लाइफ दैट इज अनप्रिडिक्टेबल. बिल्कुल चेंज कभी भी किसी मोमेंट हो सकती है, चाहे कैसी भी लाइफ हो, कितनी भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो, कुछ भी हो, बच्चा इक्विप्ड हो अपने स्किल्स से, अपने सारे सोशली इमोशनली इतना ज़्यादा रिजिलियंट हो कि हर चीज़ को वो झेलने की और थ्राइव करने की ताकत रखता है. तो हमें बच्चों को अल्टीमेटली प्रिपेयर करना है फ्यूचर सक्सेस के लिए. नाउ हाउ डू वी फॉस्टर? अब ये तो समझ में आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाउ डू वी फॉस्टर? जस्ट अ मिनट. So the first point is yes, tips for acing a classroom culture. अब हमें क्लासरूम में कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है. वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लास, हमें एग्जैक्टली क्या करना है कि कंड्यूसिव क्लासरूम कल्चर स्टैब्लिश हो गया. ये तो बहुत सारे केस स्टडी से एग्जाम्पल से समझ में आया. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट इज कॉन्फिडेंस एंड कामनेस. क्योंकि it's very easy to say things, but when you're standing in front of a classroom, things are not that easy. So सबसे और आप क्या फील करते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर काम, ये बच्चे सबसे पहले इस पल्स को रियलाइज करते हैं. सो यू हैव टू गेट होल्ड of the pulse of the classroom, and for that confidence and calmness is very very important. कितना भी tough challenge आ जाए, the only thing that a teacher in order to ace a classroom culture, कि उसको calmness and confidence का बॉडी लैंग्वेज में
कहीं भी ये नहीं समझ में आया कि कहीं ना कहीं उसने अपने काम और अपने कॉन्फिडेंस पे ग्रिप छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ द चैलेंजिंग सिचुएशन. सो द फर्स्ट mantra to ace a classroom culture is to be confident and very very calm. The second point is active learning. Post NEP, active learning has become very very important. So by facing students directly, or nodding in response to their comments and providing verbal and non-verbal cues that indicate you are attentive, हमें एक्टिव लिसनिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चों को तुरंत समझ में आता है कि टीचर हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और इससे क्लास की पल्स तुरंत गड़बड़ होती है. क्योंकि अगर द मोमेंट किड्स रियलाइज द टीचर इज नॉट लिसनिंग एंड द टीचर इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेइंग and making us listen, the pulse of the class gets a little disturbed, because then it becomes a passive classroom. So कहाँ पे verbal and non verbal cues देने हैं, कहाँ पे attentive रहना है, कहाँ पे interested दिखाना है, कहाँ पे indicate करना है, इसके लिए we have to be very very active listeners in the classroom. वॉइस टोन एंड वॉल्यूम, वी कैन नॉट बी मोनोटोन. बहुत ज्यादा मोनोटोन से क्या होता है, क्लास अगेन उसकी डायनेमिक्स, उसकी जो पल्स होती है वो गड़बड़ हो जाती है. क्योंकि हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, हम लोग अभी 21st सेंचुरी बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, जिनको डोपामिन का रश क्लिक ऑफ अ मोबाइल पे मिलता है. तो अगर हम उनके साथ मोनोटोनस वॉइस में बात करेंगे, कोई लर्निंग नहीं होने वाली है. सो द मैक्सिमम वी कैन डू इज कि हम अपना वॉइस को, टोन को, इन ऑर्डर टू इंश्योर अथॉरिटी, एम्पैथी एंड इंथुजियाज्म के हिसाब से जरूर मॉड्यूलेट करना जाने. क्योंकि अगर हम मोनोटोन में बात करते हैं, द क्लास लूजेस इट्स इंटरेस्ट. The fourth is to develop a formal lesson plan. When you're prepared, the students, they know that the teacher is prepared. There's no question asked, because when you're prepared, जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, जो बॉडी लैंग्वेज में हमारे जो ग्रिप आती है, वो दैट इज इन्फेक्शियस, कंटेजियस. तो वो फॉर्मल लेसन प्लान हमारे क्लास में जाने के टाइम पे होना चाहिए. हमें अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होनी ही होगी. क्योंकि फर्स्ट जब आप इंटर करते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट्स क्या होगा, फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स क्या होगा, हाउ विल यू एंड द क्लास, हाउ विल द ट्रांजिशन फ्रॉम योर क्लास टू द नेक्स्ट क्लास विल हैपन. यू हैव टू हैव होल्ड कमांड ऑफ इट, सो दैट द क्लासरूम कल्चर में उस तरीके का कॉन्फिडेंस ट्रिकल करे. देन अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताएं, जो कि हमने शुरू में बोला कि सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज के बच्चों को प्रिपेयर्ड होना, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, उनको हर इंफॉर्मेशन वाई हाउ पता होना चाहिए. So explain to your students exactly how and why you are teaching a specific lesson in the manner that you do. जो भी है, आज ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आज इसको हम लोग इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं, और इससे क्या एक्सपेक्टेड है, द ऑब्जेक्टिव इज दिस, द आउटकम आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी दिस, इससे ये वैल्यू है. ये बच्चों को बिल्कुल क्लियर बताने से क्लास सिंक में रहती है और कंड्यूसिव क्लासरूम का स्टैब्लिशमेंट होता है. विजुअल डिस्प्ले बहुत आजकल रैम्पेंट है, कि विजुअल डिस्प्ले जरूर बता दें. क्योंकि इफ विजुअल डिस्प्ले में ये होता है कि इफ आई एम टीचिंग अ चैप्टर ऑन प्लांट्स, तो ऑब्जेक्टिव क्या, आज के चैप्टर से आई वांट ऑल दीज थिंग्स टू बी क्लियर टू यू, ये बात आप बोर्ड पे जरूर लिख दें, सो दैट वॉट एवर यू आर सेइंग इज इन अलाइनमेंट टू व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड. तो विजुअल आउटलाइन जो होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, वो बोर्ड पे होना चाहिए, सो दैट द क्लास इज इन सिंक. नाउ प्रॉम्प्ट जरूर दें, ताकि बच्चों को आंसर देने में, या क्वेश्चन जब वो आंसर करें तो प्रॉम्प्ट्स देने के लिए अच्छा होता है. कोई भी बच्चा क्लूलेस नहीं रहे, थोड़ा प्रॉम्प्टिंग उनके साथ होनी चाहिए. एंड बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे बिना सोचे हुए जवाब देते हैं, और कुछ बच्चों को टाइम लगता है जवाब देने में. तो वी हैव टू गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू फॉर स्टूडेंट्स टू आंसर. तो वो 10 सेकेंड्स का उनको आंसरिंग टाइम में देना होगा. सो दैट इज अनदर वेरी स्मॉल पॉइंट जो हम लोग कंड्यूसिव क्लासरूम कल्चर में स्टैब्लिश करने के लिए डाल सकते हैं. और फीडबैक और असाइनमेंट और एग्जाम पे जो भी फीडबैक, इफ यू हैव टेकन अ फॉर्मल असेसमेंट और इफ यू हैव टेकन असाइनमेंट और एग्जाम, तो उनको प्रॉम्प्ट फीडबैक मिले, ताकि उनको एग्जैक्टली पता हो कि गलती कहाँ पे हुई है, उनको सुधारना कहाँ पर है. बहुत डिलेड जब हम लोग फीडबैक या रिस्पॉन्स देते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. तो प्रॉम्प्ट फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे लर्निंग में कोई गैप नहीं आए. And last is to reflect on our own teaching. Where did we go wrong? Why this chapter took a little long than what you were expecting? Why some of the information that I thought were tough, उनको, वो बच्चों को टफ नहीं लगा? या अगर हमने सोचा कि ये बहुत इजीली हम लोग समझा देंगे, बट उसमें बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम लिया, तो वो रिफ्लेक्शन हमें जरूर करना पड़ता है. Now, in order to start creating, we have to prepare the classroom. Now हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट अगर कल्चर करना है एस्टैब्लिश, तो हमें we have to arrange the physical space of the classroom, उसको बहुत inviting and
अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें कैसे क्रिएट करना है, जिसमें हम लोग ने एक एज टीचर्स एज पेडागॉग्स देखा, और हमने फिजिकली उसको कैसे, अगर हमें कंड्यूसिव कल्चर में स्टैब्लिश करना है, तो अपने क्लासरूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इनवाइटिंग होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। अगेन आई सेड सनलाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए क्लासरूम को ऐसा बनाया जाता है कि कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट हो, जो स्टूडेंट का वर्क डिस्प्ले हो वो वेलकमिंग एटमोसफियर में क्रिएट हो, और जो क्लासरूम का लेआउट हो ना, वो इसमें इंटरेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस हो, कोलैबोरेशन का। सो हम लोगों को क्लासरूम को अरेंज ऐसे करना है जहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वर्क्स हो सकते हैं, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकती है, प्रोजेक्ट, क्योंकि पोस्ट एनईपी यही सब तरीका है इंफॉर्मेशन को और कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने का, और टीम वर्क और कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स को डेवलप करने की आपके क्लासरूम में एम्पल स्पेस है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें बच्चे को एम्पावर करना है टू हैव अ वॉइस इन देयर लर्निंग, कि वो अपनी जो भी बात है वो उनकी वॉइस हो, उनकी अपनी चॉइस हो आपके क्लास में, और एक ऑटोनॉमी हम उनको देते हैं, लिमिटेड ऑटोनॉमी हम लोग जरूर देते हैं, और मॉडल करते हैं पॉजिटिव बिहेवियर को, क्योंकि वी टीचर्स वी नीड टू सर्व एज पॉजिटिव रोल मॉडल्स फॉर यू स्टूडेंट्स बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग काइंडनेस, पेशेंस। एंड देन हम अपने क्लास को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वी नीड टू रिफ्लेक्ट एंड अडेप्ट एज एजुकेटर्स, वी नीड टू कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट ऑन क्लासरूम डायनेमिक्स, स्टूडेंट्स इंटरैक्शन, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। और हमें फीडबैक जरूर लेना है स्टूडेंट्स की कि किधर हम लोग मिस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं समझ में आई, एंड वी हैव टू चेक, क्योंकि अब वो रिजिडिटी से काम नहीं चलता है, क्योंकि लर्निंग गैप्स तुरंत क्रिएट हो जाते हैं। सो वी नीड टू टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स की कि कैसे हमें क्लासरूम को करना है, और हमें अडेप्ट करने के लिए वो विलिंगनेस होनी चाहिए, और बच्चों की नीड्स और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल थोड़ा सा होना चाहिए, बिकॉज अगेन वी आर डीलिंग विद 21st सेंचुरी लर्नर्स, वी आर नॉट डीलिंग विद द किड्स ऑफ द पास्ट। सो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, फॉस्टरिंग नाउ द फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग ने कहा था कि क्लासरूम कल्चर को कंड्यूसिव बनाने के लिए कि प्रिपेयर, तो वो हमने फिजिकल प्रिपरेशन की बात की कि इनवाइटिंग करना है, वार्म करना है, ऐसा प्लेसमेंट होना चाहिए कि प्रोजेक्ट वर्क्स हो सके, कोलैबोरेशन हो सके, क्योंकि पोस्ट एनईपी आई सेड कि द वेज आर द वेज हैव बिकम वेरी वेरी डिफरेंट। तो जहाँ पे बच्चा आपसे क्लियरली बात कर सके, उस तरीके का आपको प्रिपेयर करना है। नाउ व्हाट इज मैनेजिंग द क्लासरूम? फर्स्ट वाज प्रिपेयरिंग, नाउ द मैनेजिंग द क्लासरूम टू क्रिएट कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज टू लर्न एंड न्यू स्टूडेंट्स नेम। हम लोग करते हैं, हम व्हेन वी वर इन स्कूल हम लोगों को कभी नाम से नहीं बुलाया जाता था, वी वर कॉल्ड रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। सो उससे क्या होता है कि हमने हमेशा बोला है कि होमोसेपियंस की साइकी ऐसी है कि उसको अपनी चीजें बहुत पसंद है। आपका घर कितना भी छोटा हो, आप कितना भी उसको रिब्यूक करें कि मेरा घर छोटा है, छोटा है, छोटा है, बट द मोमेंट कोई दूसरा बोल दे कि आपका घर छोटा है, आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज हमारी साइकी ऐसी बनी है कि एनीथिंग जो कि जिसमें आप खुद जुड़े हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, अगर उसको कोई तकलीफ देगा, यू विल नॉट लाइक इट। तो नाम किसी का कितना भी उसको खराब लगे, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। ये जब बच्चे इतने इम्प्रेशनेबल एज में हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि वी लर्न एंड यूज स्टूडेंट्स नेम। ठीक है। द सेकेंड इज कि ट्रीट स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल, जितने भी बच्चे हैं उनको एक इंडिविजुअल पहचान दी जाए। ये कभी नहीं लगे उनको कि हम लोग एक क्लास के सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, उनको ये जरूर समझ में आए कि हमारे टीचर्स ने हमें इंडिविजुअली पहचाना है, हमारे इस ट्रेट से, हमारे इस टैलेंट से, या हमारे इस खासियत से। तो हमें बच्चों को ये बिल्कुल एहसास दिलाना कि वो हर्ड नहीं है, सब वहां पे इंडिविजुअल हैं। द नेक्स्ट इज टू हैव प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स इन क्लास। आई कॉन्टैक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम अगर जब क्लासरूम को मैनेज कर रहे हैं, सो वी हैव प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन। इंजेक्ट जरूर करें ह्यूमर को,
ह्यूमर का मतलब कभी भी नहीं होता है टू क्रैक जोक्स। ह्यूमर मतलब कि माहौल जो होता है क्लास का वो लाइटेंड हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देनी है, नॉलेज बहुत सारा देना है। तो उस उसमें ह्यूमर से क्या होता है, लाइटन अप हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन के सिस्टम में जाने के लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाती है व्हेन थिंग्स आर लाइट। सरकाज़म का यूज बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि सरकाज़म से क्या होता है, इट रियली हर्ट्स। हमारे साथ भी कोई सरकाज़म करता है तो हमें उससे बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चों में उस तरीके का इमोशनल रिजिलियंस नहीं होता है कि वो टीचर्स का सरकाज़म ले पाए। ऑब्वियसली सरकाज़म से सब कोई हंसता है, बट जिसके ऊपर क्रैक होता है वो उस इंसान को वो पसंद नहीं आता है। तो बच्चों के साथ सरकाज़म अवॉइड किया जाए। ऑफर पॉजिटिव, पॉजिटिव बिहेवियर अगर बच्चे ने किया तो उसको प्रेज जरूर करें, ताकि पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो और वो रिपीट करे उस पॉजिटिव बिहेवियर को। डिसिप्लिन का कोई भी इशू हो तो उसको इंडिविजुअली हैंडल करना है और क्विकली हैंडल करना है। जैसे कोई भी इनडिसिप्लिन हुआ तो आप जरूर बच्चे को क्लास में बोल दें कि आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर द क्लास, सो दैट अ मैसेज गोज इनसाइड द क्लास कि मैम और सर हैज नोटिस्ड, क्विक आपने रिस्पॉन्स दिया है, बट क्योंकि मैटर हो सकता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल हो, इसीलिए आप उसको इंडिविजुअली डील करना चाहते हैं, आप उसको क्लासरूम में ह्यूमिलिएट नहीं करना, आपका चॉइस है। एंड हमें हर बच्चे की नीड को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आई ऑलवेज से कि टीचिंग एंड मेडिसिन ये दो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम लोग वी कैन नॉट बी सिलेक्टिव। क्योंकि अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं किसी चीज के इलाज के लिए और दूसरा प्रॉब्लम उसको नजर आता है, तो डॉक्टर कैन नॉट से कि हम बस इसी का इलाज करेंगे, इसका इलाज तो कोई और डॉक्टर करेगा। वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज ही इज अ डॉक्टर। सिमिलरली जब हमारे पास तरह तरह के बच्चे आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ ब्राइटर वंस के साथ ही डील करेंगे और नॉन ब्राइट बच्चों को हम नहीं डील कर सकते हैं बिकॉज वी आर एडुकेटर्स। तो हमें हर बच्चे की नीड, हमें वो जो क्राउन है ना कि टीचर हैं, बिकॉज द गुड वंस आर टेकिंग लेस ऑफ योर टाइम, सो द वीक वंस विल टेक मोर ऑफ योर टाइम। तो वो टाइम जो वहां से बचा है उनको हम लोग को देना पड़ेगा। This is how we manage the classroom to create a conducive learning classroom culture. Now, set high expectations. बच्चों से high expectations आप जरूर सेट कीजिए। अभी यहाँ पे बहुत ही मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, और आई नो कि बहुत लोगों का फेवरेट है, कि सेटिंग हाई एक्सपेक्टेशन इंस्ट्रूमेंटल होता है क्रिएट करने के लिए कंड्यूसिव क्लासरूम कल्चर। और वन रियल इंडियन एग्जांपल ऑफ सेटिंग हाई एक्सपेक्टेशन इन अ क्लासरूम इज फ्रॉम आनंद कुमार सुपर 30 प्रोग्राम जो उनका है उसके। तो जितने लोग यहाँ आई गेस कि सब जानते होंगे आनंद कुमार की कहानी को, कि इन्होंने स्टार्ट किया था, हमारे पटना के हैं इसलिए और भी खुशी की बात होती है इनको अपने पीपीटी में डालने में। सुपर 30 का प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था जिसमें बच्चों को आईआईटी क्रैक कराना, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। और डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं और हम बहुत ही कंजीनियल एक एनवायरनमेंट में एडुकेटर्स काम करते हैं। ये अनदर एक एक्सट्रीम सिचुएशन लीजिए जहां से हम लोग जरूर इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, फाइनेंशियल एवरीथिंग, एक्सेप्शनली हाई एक्सपेक्टेशन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स पे सेट की। क्या सेट की कि आईआईटी को क्रैक करेंगे, और एक वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम को। और उनकी जो अप्रोच थी जब उन्होंने ट्यूशन और कोचिंग शुरू किए, तो उनकी अप्रोच थी कि रिगरस प्रिपरेशन, पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड अनवेवरिंग बिलीफ इन द पोटेंशियल ऑफ ईच ऑफ स्टूडेंट्स। और उन्होंने इंटेंसिव कोचिंग प्रोवाइड की, मेंटोरिंग दी, सपोर्ट दिया टू अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ईच ईयर। और उन्होंने हैंड पिक कहाँ से किया था इन लोगों को? फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से। और डिस्पाइट फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंज मतलब पॉवर्टी, इससे बड़ा क्या ही चैलेंज कोई हो सकता है, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स कि भाई रिक्शा वाले का बच्चा नहीं आईआईटी कर सकता है। और कुमार जो आनंद कुमार जी थे, उनके स्टूडेंट रोज टू द ओकेजन, है ना, रोज टू द ओकेजन एंड अचीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। Year after year, a significant majority of the students from the Super 30 program secured admission to prestigious IIT, defying all odds and realizing that their dreams of pursuing higher education, मतलब वाइल्डेस्ट जो उनके ड्रीम्स थे उनको अचीव करवाया आनंद कुमार जी ने, बिकॉज ही सेट वेरी हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स।
और ये जो आनंद कुमार जी की स्टोरी है, सुपर 30 की प्रोग्राम की जो स्टोरी, वो डिमॉन्स्ट्रेट क्या करती है कि हाई एक्सपेक्टेशन अगर आप सेट करते हैं तो एक पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर होता है, इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस एंड अचीव सक्सेस बियॉन्ड देयर वाइल्डेस्ट वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स। और जो आनंद कुमार जी की जो जो स्टोरी है और उनका जो अचीवमेंट है साल दर साल, वो एक ऐसा मार्क इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे और ऐसा वो शाइन करता है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता है। सो अगर वी ड्रॉ लिटिल बिट 10% ऑफ इंस्पिरेशन ऑल्सो फ्रॉम सच एडुकेटर्स, सो आप सोचिए कि हमारे क्लास कहाँ से कहाँ जा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल रियल लाइफ अपने बिहार का एग्जाम्पल है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये बस एक टीचर और एक स्टूडेंट का हार्डवर्क है, एक तपस्या है और एक डेडिकेशन है, रिजिलियंस है। सो इंस्पिरेशन हम लोग बिल्कुल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ that was Anand Kumar for you. Now we have to build positive relationships practices. अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि हम जो भी चीज बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उसमें वी हैव टू ऐड मीनिंग टू इट। क्योंकि आजकल के बच्चे ना कोई बेबुनियाद बात नहीं, अगर उसके पीछे रैशनल नहीं है, उसके पीछे वाई नहीं, अगर आज के आप 5 साल के बच्चे को बोलते हैं रूम से बाहर निकल जाओ, तो आपसे पूछेगा क्यों निकल जाए, टीवी ऑफ कर दो तो पूछेगा क्यों टीवी ऑफ कर दे, तो उसको मीनिंग के बिना वो कुछ नहीं करने वाला है आज का बच्चा। सो वी हैव टू ऐड मीनिंग। So adding meaning to learning in a classroom involves making connection between the curriculum and students' real life experiences. जब तक बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रही है इसका मेरी लाइफ में कोई यूज है, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। आपको जरूर बताना है कि आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है उस करिकुलम का और स्टूडेंट के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में बहुत ये काम आने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन्होंने भी बीएड किया है, आप देखिएगा हमेशा बीएड के हर कोर्स में ये रहता है रिलेट टू रियल लाइफ, सो दैट रिलेवेंस इज देयर। जब तक रिलेवेंस नहीं होगा, पढ़ने में मोटिवेशन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। और उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, गोल हैं, उसमें ये करिकुलम का बहुत स्ट्रांग रोल है, ये बच्चे को बताना पड़ेगा। और बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो आइसोलेशन में बिना पढ़ाए हुए ना पढ़ा करके स्टूडेंट्स एडुकेटर्स को लेसन्स को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ज्योग्राफी की क्लास है, तो रादर देन सोली मेमोराइजिंग द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, स्टूडेंट्स शुड एक्सप्लोर ग्लोबल इश्यूज कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या है और कैसे डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो रीजन जो कंट्रीज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो कंट्रीज के नाम लिखो। डायरेक्टली मेमोराइजेशन रोट मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, क्योंकि उसको एक मुद्दा भी समझ में आएगा क्लाइमेट चेंज का और उससे कौन कौन सी कंट्री इफेक्ट हो रही है, तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा दुनिया में एक रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है एंड क्लाइमेट चेंज है। अब उससे कौन कौन सी कंट्री इफेक्टेड है, तो उस वे में वो कंट्री भी समझ रहा है और एक कॉन्सेप्ट जो उसके लिए रियल लाइफ में है वो भी वो समझ रहा है। तो जब बच्चे को समझ में आ गया कि एक रियल लाइफ इशू भी मेरे को समझ में आ रहा है, तो उसको रेलेवेंस होगा। एक बायोलॉजी की क्लास में स्टूडेंट्स लर्न अबाउट इकोसिस्टम्स बाय एग्जामिनिंग अ लोकल पार्क। आप लोकल पार्क में ले जाएं जहाँ वो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स देखते हैं, बहुत इजी है लोकल पार्क में ले जा करके स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दिखाना, या फिर स्टडी देयर इंटरेक्शन, एनालाइज की ह्यूमन एक्टिविटी का एनवायरनमेंट पे क्या असर है। ये क्लास में किताब से पढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि हम उनको पार्क में ले जाएं और आपका काम सबसे जल्दी इसमें आसान होगा। सो रिलेटिंग लर्निंग टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट जब हम लोग करते हैं तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि रेलेवेंस है इसका, ओके इसका रेलेवेंस ये बाद में काम आने वाला है, तो उनका ज्यादा मोटिवेशन इंटरेस्ट रहता है। और उसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है ना एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स की, उससे वो उनका इंगेजमेंट और भी डीप होता है, उनको लगता है अच्छा ये मेरे काम की चीज है, वो इंगेज और होते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं। आजकल के बच्चे जिस तरीके का सवाल करते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोगों को लगता है कि इनके पास ये सारे थॉट्स आते कैसे हैं, तो इन लोगों का जो थिंकिंग स्किल्स है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और जब बच्चे को आप उनके हिसाब से ऑटोनॉमी दे करके पढ़ाते हैं, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चे में ज्यादा जागती है रियल लाइफ इश्यूज के लिए, और इनकॉर्पोरेट करते हैं वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को, और उनके लिए मटेरियल ज्यादा मेमोरेबल होता है और मीनिंगफुल होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैसे हम टीचिंग को इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिस क्रिएट करें इन क्रिएटिव क्लासरूम में।
फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके बीच में ही, व्हेन द चैप्टर इज स्टिल फॉर्मिंग, व्हेन दैट कॉन्सेप्ट स्टिल फॉर्मिंग, आप तभी उसका असेसमेंट लें। उससे क्या होता है कि आप मॉनिटर कर पाते हैं स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को। कोई भी जो मिसकंसेप्शन जो आप नहीं चाहते थे कि हो बट हुआ है, वो उस फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको क्लियर हो जाएगा और आप अपने इंस्ट्रक्शंस को एडजस्ट कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट ये हमारे खुद के लिए भी बहुत अच्छा असेसमेंट है कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि नॉलेज का फॉर्मेशन बच्चे के माइंड में हो, वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई मिसकंसेप्शन आया है या हमें कहीं पे इंस्ट्रक्शंस को अपने चेंज करने की जरूरत है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। स्काफ फोल्डिंग होती है जब हम लोग इफेक्टिव और एविडेंस बेस्ड टीचिंग करते हैं। क्या होता है स्काफ फोल्डिंग? क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग बाहर में लकड़ी का भाड़ा लगाते हैं ना, ताकि वो बिल्डिंग सही रहे, और जब वो बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाती है तो वो स्काफ फोल्डिंग हट जाती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज को, कोई भी कॉन्सेप्ट जो लगे कि बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग है बच्चों के लिए, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल आप रेनेसां पढ़ा रहे हैं या आप राजा राम मोहन रॉय पढ़ा रहे हैं, तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ बंगाल रेनेसां कहा जाता है। तो आप पहले बच्चे को ब्रेक इट, राजा राम मोहन रॉय, बंगाल एंड रेनेसां। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक रेनेसां फ्रॉम यूरोप, कि यूरोप में रेनेसां में क्या हुआ था, एवरीथिंग चेंज, न्यू बिलीव्स केम, एवरीथिंग वाज रिफॉर्म्ड। देन यू डील विद राजा राम मोहन रॉय, देन यू डील विद बंगाल, एंड देन यू कनेक्ट ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट्स। नहीं तो राजा राम मोहन रॉय was a father of Bengal Renaissance in itself is a very big, उसके पीछे पूरा इंस्टीट्यूशन है हिस्ट्री का। सो यू हैव टू ब्रेक दैट, जस्ट एन एग्जाम्पल। देन जब आप उसको ब्रेक करते हैं और एक दूसरे का रिलेशनशिप उनको एनालाइज कराते हैं, देन आप देन द टीचर कैन रिलीज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने उनको बंगाल का भी हिस्ट्री समझा दिया है, राजा राम मोहन का भी हिस्ट्री समझा दिया है, और कैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा हटाई और विडो रीमैरिज कराया, और कैसे यूरोप में एक रेनेसां आया था जिसकी वजह से, तो वहां से ये वर्ड हम लोगों ने लिया है। ये चीज का आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें, तो आपने 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताए और तीनों का रिलेशनशिप भी कैसे होता है वो बताया। तो दैट इज स्काफोल्डिंग। और गिव रिवॉर्ड्स, बिकॉज एज आई सेड एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन कि हम लोग फेलियर्स को बहुत हाईलाइट करते हैं एज एजुकेटर्स, एज पेरेंट्स, लेकिन हम लोगों को बच्चों को रिवॉर्ड्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी नीड मोटिवेटेड किड्स। जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई अच्छा प्रोफेशनल कौन होता है, अच्छा प्रोफेशनल हार्ड वर्कर तो बहुत अच्छा हो सकता है, इफेक्टिव बहुत अच्छा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो मोटिवेटेड है कि नहीं, उसको रोज कोई पुश की जरूरत नहीं है, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। और जब हम लोग रिवॉर्ड देते हैं बच्चों को, हम लोग उनके सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को और उनको ग्रैटिट्यूड, जॉय और प्राइड की फीलिंग जनरेट कराते हैं, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। और इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें हमारा काम सिर्फ फैसिलिटेशन का होता है। जब हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव हो जाता है। So I think it's time for us to say um, thank you very, very much. Thank you for, I was reading all the comments. Thanks a lot. Somebody said that you're making points for your own presentation. Thanks a lot for taking in my points. And thanks for being there with me. I'll take your leave now.